हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग आइडेंटिटी के बारे में समझेंगे। व्हाट यू मीन बाय एन आइडेंटिटी, और उसी के कॉन्सिक्वेंस में हम लोग फिर आगे चल के आइडेंटिटी के बाद डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, यानी क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, या अगर हमें रूट्स गिवन हो तो क्यूबिक कैसे बनाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उनके कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, और बाई क्वाड्रेटिक कैसे बनाते हैं। इन जनरल एन डिग्री की इक्वेशन जो होती है उसके रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है वो भी हम इसी सेक्शन में डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट होते हैं, या अगर हम कहें तो इन जनरल हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन जितने डिग्री की होती है उसके मैक्सिमम उतने ही रूट होते हैं। अगर कोई इक्वेशन n डिग्री की है और कोई बोल रहा है कि भाई इसके रूट n से ज्यादा है, इट मींस दैट इक्वेशन बिकम्स एन आइडेंटिटी। तो इस कंसेप्ट को हम ग्रेजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली मीनिंग क्या है आइडेंटिटी का। तो क्वाड्रेटिक से शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट होते हैं, बट इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन has more than two roots then it becomes an identity। तो इस बात को समझते हैं। और आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है कि इन दैट केस ax² plus bx plus c equal to 0 will be satisfied for all real values of x, because in that case a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0 हो जाता है। समझिए आइडेंटिटी। एक रिजल्ट के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला आइडेंटिटी समझा दो एक बार दोबारा से कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 is an identity, then a equal to 0, b equal to 0, c equal to 0। अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये आइडेंटिटी है, तो इसका मतलब है कि वो जो कोफिशिएंट है उसमें x² का, x का और कांस्टेंट वो सभी 0 होंगे। तो अगर वो 0 होंगे तो क्वाड्रेटिक आपकी कैसे बन जाएगी? 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हो कि आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, सेटिस्फाई होगा ही होगा। इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, ये आइडेंटिटी का मतलब होता है। अगर क्वाड्रेटिक में क्यूबिक होती तो उसमें a b c d 4 कोफिशिएंट होते, और अगर वो आइडेंटिटी है तो उसमें a b c d चारों 0 होंगे। ओके, एक रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट, इफ अल्फा बीटा गामा बी 3 distinct roots of ax² plus bx plus c equal to 0, then ax² plus bx plus c equal to 0 is an identity, and in that case is an identity with, ऐसे लिख लो, with a equal to 0, b equal to 0 and c equal to 0। देखो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केवल दो रूट होते हैं, लेकिन अगर हम ये मान लेंगे नहीं भाई दो नहीं है, 3 रूट है उसकी और तीनों डिस्टिंक्ट है, तो उस केस में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रह के आइडेंटिटी बन जाती है।
फिर इसके केवल 3 नहीं होंगे, इट विल कंटेन इनफाइनाइटली मेनी रियल रूट्स। तो क्या सच में ऐसा होता है, ये समझते हैं। देखो अल्फा इसका रूट है, तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बीटा भी रूट है, तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी ये भी 0 होगा। और गामा भी रूट है, तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी ये भी 0 होगा। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचा, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। और सेकंड में से अगर हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करें, तो ए बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा इक्वल टू 0। आप देख सकते हो न्यूमरेटर में, ये सॉरी न्यूमरेटर बोल रहा हूं, ऊपर वाले में जो ये ऊपर इक्वेशन लिखी है हमने, अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ रहा है। अल्फा माइनस बीटा कॉमन लेने के बाद ये बचा ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। इसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो बीटा माइनस गामा कॉमन आ रहा है, तो बीटा माइनस गामा कॉमन लिया, ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहां पर अल्फा माइनस बीटा इंटू दिस इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आइदर दिस 0 और दिस 0। लेकिन अल्फा माइनस बीटा तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज अल्फा बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स। तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, इट मींस अल्फा माइनस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि भाई इसी को 0 होना पड़ेगा। ऐसी तरीके से दूसरा यहां से इसको 0 होना पड़ेगा, तो हमने इसको अलग से लिख लिया, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी इक्वल टू 0 एंड ए बीटा प्लस गामा प्लस बी इक्वल टू 0। अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास आ जाएगा ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। अब a इंटू अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 मींस आइदर a 0 और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। लेकिन अल्फा और बीटा तो डिस्टिंक्ट रूट्स है, तो अल्फा माइनस बीटा तो 0 हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां से निष्कर्ष क्या निकला, a इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 है, तो ये a0 हमने यहां पर रख लो चाहे यहां पर रख लो, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, b इक्वल टू 0। और अगर a और b दोनों 0 हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो किसी भी इक्वेशन में अगर आप a और b को 0 रखते हो, तो आपके पास c भी 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष ये निकला कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज मोर देन 2 रूट्स, हैज मोर देन 2 रूट्स, then it becomes an identity, it becomes an identity। और जब ये आइडेंटिटी बन जाती है तो एंड उस केस में a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अब ये बात आगे से आपको रटी हुई होनी चाहिए कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक आइडेंटिटी बन जाती है, और उस केस में x² का कोफिशिएंट भी 0 होता है, x का कोफिशिएंट भी 0 होता है, और कांस्टेंट टर्म भी 0 होता है। इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आइडेंटिटी पे। फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द इक्वेशन पोजेसेस मोर देन 2 रूट्स। देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है, लेकिन पूछा कि p की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज्यादा रूट हैं। 2 से ज्यादा रूट हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। इसका मतलब जो x² का कोफिशिएंट है ये भी 0 होगा, जो x का कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो भी 0 होगा, तभी आइडेंटिटी बन सकती है। जब हमने इसको 0 रखा, इसको 0 रखा, तो p की वैल्यू 1 और 2 आ जाएगी। p² माइनस 3p प्लस 2 के फैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपने इसको 0 रखा, p² माइनस 5p प्लस 4 को, तो p की वैल्यू 1 और 4 आ रही है।
और जब आप कांस्टेंट टर्म को जीरो रखोगे तो यहां से p की दो वैल्यू आ रही है, p इंटू वन माइनस पी, यानी कि p की वैल्यू आएगी 1 एंड 0। तो आप देख सकते हो कि p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 एक ऐसी वैल्यू है जिससे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो हो रहा है, x का कोफिशिएंट भी जीरो हो रहा है और कांस्टेंट टर्म भी जीरो हो रहा है। तो p इक्वल टू 1 इज द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी हैविंग मोर देन टू रूट्स। अगर आप p को 1 ले लो तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, 0x² प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो इस केस में तो इसके रूट इनफाइनाइटली मैनी होंगे, तो दो से ज्यादा रूट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अगर ऐसा होता कि भाई यहाँ पर p की वैल्यू आती है, यहाँ से जो आई है और यहाँ से जो आई है, इनमें p की कोई कॉमन वैल्यू आती ही नहीं, सपोज ऐसा हो जाता कि तीनों में p की कोई कॉमन वैल्यू नहीं है ये, तो उस केस में आप आंसर बोलते देयर इज नो वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। p की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी बन जाए, अगर इनमें कॉमन नहीं आती। फिलहाल तो p इक्वल टू 1 कॉमन है तो ये आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट हम यहां पर डिस्कस करना चाहते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी हो, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी हो तो a इक्वल टू 0 होता है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0 होता है। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इन्फिनिटी हो, बोथ द रूट्स आर इन्फिनिटी, तो इन दैट केस a भी 0 होता है और b भी 0 होता है। अब ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग लग रही होगी कि यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 कैसे हो गया, फिर तो क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं। और अगर a और b 0 दोनों हो गए तो c इक्वल टू 0, फिर उसको कहां से क्वाड्रेटिक बोलेंगे, है कि नहीं? बोलेंगे, देखो अभी समझाऊंगा कैसे हुआ ये सब। तीसरा पॉइंट है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0 देन c इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 है तो कांस्टेंट टर्म 0 होती है, और अगर दोनों रूट 0 हैं तो b भी 0 होता है और c भी 0 होता है। तो मैं शुरुआत करता हूं ये पॉइंट नंबर 3 से इसको समझाने की। अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का एक रूट 0 है और दूसरा हमने अल्फा मान लिया, एक रूट 0 है और दूसरा अल्फा मान लिया। देखो पॉइंट नंबर 3, 4 फिर 1, 2 ऐसे डिस्कस करेंगे पहले, है ना। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 0 है, दूसरे का नाम हमने बीटा रख लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है c बाई a, तो c बाई a इक्वल टू 0, यानी कि c इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। तो उस केस में आप देख सकते हो कि इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो थी, ये c 0 हो गया तो ये टर्म यहां से गायब हो गई। तो इसको जब हमने 0 रख दिया तो इक्वेशन बन गई ax² प्लस bx इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, ax प्लस b इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0 और माइनस b बाई a। तो आप देख सकते हो एक रूट 0 आ गया अगर कांस्टेंट टर्म 0 है तो। अगर मैं आप बोलूं कि भाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के दोनों रूट 0 है, दोनों रूट 0 है, तो सम ऑफ रूट्स भी 0 होगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 0 होगा। दोनों रूट 0 है तो सम ऑफ रूट्स 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 0। सम ऑफ रूट्स 0 इसका मतलब माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 मतलब सी बाई ए इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई, b 0 आ गया और c भी 0 आ गया। तो इन दैट केस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकम्स ax² इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0, दोनों रूट 0, 0 आ जाएंगे, इक्वल रूट्स। तो ये पॉइंट नंबर 3 था कि अगर एक रूट 0 है तो कांस्टेंट टर्म 0 होती है। ये पॉइंट नंबर 4 कि अगर दोनों रूट 0 हो
तो कांस्टेंट टर्म भी जीरो होती है और x का कोफिशिएंट भी जीरो होता है। अब जो मोस्ट अवेटिंग पॉइंट्स हैं कि भाई अगर एक रूट इन्फिनिटी हो जाए तो उस केस में a यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है जीरो लेना है, और अगर दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाए तो a भी जीरो लेना है और b भी जीरो लेना है। उसको समझते हैं एक बार। तो इसी से चेंजेस कर लेंगे थोड़े से, है ना। इसमें जब हम चेंजेस करेंगे तो अब मैं बोल रहा हूं कि भाई इसका एक रूट इन्फिनिटी है और दूसरा हमने बीटा मान लिया। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक में x को 1/x से रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस x बाई 1/x, तो नई जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो बनेगी cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। तो चूंकि x को 1/x से रिप्लेस किया है, इसका मतलब रूट्स उल्टे हो जाएंगे। तो इसका जो रूट हो जाएगा, एक तो 1/∞ यानी कि 0 होगा, एक 1/β होगा। ये बात समझ में आई? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में अभी यही तो बताया था आप लोगों को। जैसे मान लो कि भाई एक क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसके रूट अल्फा बीटा है, और आपको वो क्वाड्रेटिक बनानी है जिसके रूट 1/α 1/β हो। तो 1/α और 1/β वाली जो क्वाड्रेटिक होगी ना, उसमें क्या करना है, x को 1/x से रिप्लेस कर देना है, सिंपल। जब आप x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो आपके पास cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक जो आएगी, इसके रूट 1/α और 1/β होते हैं। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में हमने अभी समझा थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में। तो cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 के रूट इनके उल्टे हो गए, 1/∞ 0 और बीटा का 1/β बन गया। तो ये जो cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0 बनी, इसमें कांस्टेंट टर्म a है और इसका एक रूट 0 है। तो पॉइंट नंबर 3 में हमने ये तो डिस्कस किया था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 0 हो तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है। तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट एज 0, सो a इक्वल टू 0। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया कि अगर इसका एक रूट इन्फिनिटी है तो उस केस में x² का कोफिशिएंट आपको 0 लेना है। अब अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में क्या होगा, इसके दोनों रूट अगर इन्फिनिटी हो जाए, दोनों ही रूट जो हैं वो इन्फिनिटी हैं, इसके दोनों रूट इन्फिनिटी हैं, तो जब आप x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो जो क्वाड्रेटिक बनी cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0, इसके दोनों रूट 1/∞ मतलब 0 0 होंगे। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट 0 हो तो उसका कांस्टेंट टर्म यानी कि a भी 0 होगा यहाँ पर, और जो x का कोफिशिएंट बनेगा b वो भी 0 होगा। तो यही हमने सेकंड पॉइंट में समझाया था आपको कि भाई अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बोथ रूट्स इनफाइनाइट हो तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ y² दोनों 0 होते हैं। इस बात को एज ए रिजल्ट हमेशा याद रखना। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। if 2p minus qx² plus p minus 1 into x plus 5 equal to 0 has both roots infinite, then find the value of p and q। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इनफाइनाइट हैं, तो अगर दोनों रूट इनफाइनाइट है तो जो x² कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा और x का जो कोफिशिएंट है वो भी 0 होगा। जब हमने x² कोफिशिएंट 0 रखा तो 2p minus q इक्वल टू 0 यानी कि 2p इक्वल टू q आ गया, और x का कोफिशिएंट 0 रखा तो p इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर p इक्वल टू 1 है तो यहां पर रखेंगे तो q की वैल्यू क्या आ गई, 2। बस सिंपल। ठीक है, क्लियर। तो भाई नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं क्यूबिक की तरफ, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, फिर n डिग्री की इक्वेशंस की तरफ इसको एक्सटेंड करके लेके जाएंगे।
इसमें हम लोग सीखेंगे कि भाई जो क्यूबिक इक्वेशन होती है और उसके जो रूट्स होते हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स और रूट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है, बाई क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स और रूट्स में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो इसकी शुरुआत जो है क्वाड्रेटिक से ही करते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके रूट अल्फा बीटा हैं, जो हम अभी तक समझ के आए हैं। अगर इसके रूट अल्फा बीटा है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा हो जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अब आप दोनों साइड से x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करो, तो देखो ए एक्स स्क्वायर, यहां से b x का कोफिशिएंट है और इधर x का कोफिशिएंट है माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। इधर कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट c है और इधर है a इंटू अल्फा बीटा। तो यहां से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस b बाई ए, और अल्फा बीटा क्या आ गया, c बाई ए। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें पता ही है, इसमें नया क्या है। तो बेटा इसमें नया नहीं है, लेकिन ये एक नए आइडिया की शुरुआत है। शुरुआत तो हमें क्वाड्रेटिक से ही करनी पड़ेगी। तो अब हम बात करते हैं क्यूबिक की। मान लो कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा, बीटा और गामा है। तो इसे बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ऐसे लिखा जा सकता है जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक में लिखा था। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए, तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, यहाँ एक्स है, माइनस अल्फा बीटा गामा। जब आप दोनों साइड से x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा एक ए एक्स क्यूब है, तो b की वैल्यू मिली आपको b इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। c x का कोफिशिएंट है और यहां पर x का कोफिशिएंट है ये a इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और b जो है इधर कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म है माइनस a अल्फा बीटा गामा। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई माइनस बी बाई ए। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आ गई सी अपॉन ए। इसे हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। और अल्फा बीटा गामा यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ये आ गया माइनस डी अपॉन ए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 जो क्यूबिक इक्वेशन हमें गिवन थी, अगर उसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा और कोफिशिएंट्स में ये रिलेशन होता है। इसको हम एक बार और अच्छे से लिख देते हैं यहां पर, क्योंकि क्यूबिक हमारे ज्यादा काम आएगी इस सेक्शन के लिए। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 के रूट्स अगर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए होता है। फिर दो को लेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए।
ये जो सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम है, इसे सिग्मा अल्फा भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फा। अब सिग्मा अल्फा लिख लो या सिग्मा बीटा लिख लो या सिग्मा गामा लिख लो, इसका सिंपली मतलब होता है टेकिंग सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। क्वाड्रेटिक के केस में सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, क्यूबिक के केस में सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। जब आप बाई क्वाड्रेटिक समझोगे तो सिग्मा अल्फा का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा होगा। तो सिग्मा अल्फा जो है हम माइनस बी बाई ए, ये सिग्मा अल्फा बीटा, इसे लिख सकते हो आप सिग्मा अल्फा बीटा, यानी कि सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। तो ये आ गया सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही टर्म है अल्फा बीटा का, इसलिए यहां सिग्मा नहीं लगेगा, तो ये आ गया माइनस डी बाई ए। तो ये तो आपको अब आगे से याद रहना चाहिए कि सम ऑफ मतलब कोफिशिएंट्स और रूट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है क्यूबिक में। अब इसका कन्वर्स क्वेश्चन, जैसे क्वाड्रेटिक में था कि अगर रूट्स दे रखे हो तो क्वाड्रेटिक कैसे लिखते हैं, वो हम लेक्चर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्यूबिक में भी वैसे ही है कि अगर आपको रूट्स दे रखे हैं क्यूबिक के तो क्यूबिक कैसे लिखेंगे, तो ये बात नोट करके लिख लेते हैं। इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन, तीन रूट्स गिवन है, देन cubic equation is given by x cube minus sum of roots taking one at a time alpha plus beta plus gamma x square plus sum of the roots taking two at a time alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x माइनस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखा था बाय मिस्टेक, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो यहां भी साइन स्कीम वैसे ही चलती है, अल्टरनेट प्लस माइनस, जो क्वाड्रेटिक में थी। अब हम इसी आइडिया को आगे एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंशन किस में करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक में। पहले उसको समझते हैं। बाई क्वाड्रेटिक लिखने के बाद फिर मैं आपको जनरल आंसर बताऊंगा इसका कि कोफिशिएंट्स में और रूट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो बाई क्वाड्रेटिक चलते हैं, ठीक है। नाउ कंसीडर द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसके रूट हमने मान लिए भाई अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसे हम सिग्मा अल्फा भी बोलते हैं, सिग्मा अल्फा। तो मैंने अभी बताया था आपको कि भाई सिग्मा अल्फा का मतलब बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सिग्मा अल्फा का मतलब किसी भी जो डिग्री की इक्वेशन होगी उसके रेफरेंस में सम ऑफ द रूट्स होता है टेकिंग वन एट ए टाइम। सिग्मा अल्फा बीटा यानी कि सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, तो ये आ जाएगा सी बाई ए माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे रहेगा। सिग्मा अल्फा बीटा इज सी बाई ए। अब बच्चों को मैंने सोचा सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या है, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। तो क्या होगा अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, इसका मतलब है अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। इसमें एक्चुअली परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग रहा है। देखो चार रूट थे, चार में से एक को लेकर बनाना तो 4c1, तो 4 टर्म आई। चार में से दो को लेकर कॉम्बिनेशन बनाना है 4c2, तो 4c2 की जो वैल्यू होती है वो 6 होती है, तो इसमें 6 टर्म्स आएंगी इक्वल टू c बाई ए। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम का बाई क्वाड्रेटिक में। सिग्मा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए, इसका मतलब है सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। तो अब 4 में से 4c3 करोगे, 4c3 तो 4c3 तो 4 ही होता है,
पिछली टर्म में मैंने आपको बताया था 4c2 वो 6 होता है, तो इसलिए इसमें 6 टर्म आई थी सेकंड वाले में। फर्स्ट वाले में 4c1 इक्वल टू 4 होता है, इसलिए 4 टर्म आई थी। तो 4c3 इक्वल टू 4, तो देखो इसमें 4 टर्म कौन कौन सी होंगी, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, ये 4 टर्म होंगी, इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ये हो गया सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 3 एट ए टाइम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 4 एट ए टाइम, तो आप देख लो 4c4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। हो सकता है 11th वाले बच्चों को कम समझ में आ रहा होगी, क्योंकि आप लोगों ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं समझा अभी तक, लेकिन 12th वालों को या ड्रॉपर वालों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है। जब आप लोग पीएनसी वाला चैप्टर पढ़ लोगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई बाई ए। तो क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, इन तीन से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं हर बार। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, इनको हम वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। यहां शुरू करते हैं माइनस से, माइनस प्लस, ये सीक्वेंस फॉलो करता है। 4 से ज्यादा हालांकि पेपर में कभी नहीं पूछा गया, बट स्टिल हम कोफिशिएंट्स में और रूट्स में रिलेशन लिखना चाहेंगे या समझना चाहेंगे n डिग्री की इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो अब मैं n डिग्री की इक्वेशन को बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होपफुली आपको ये यहां तक क्लियर है। अब जनरल जो n डिग्री की इक्वेशन होती है, उसके कोफिशिएंट्स और रूट्स में आपस में क्या रिलेशन होता है वो हम इसमें समझते हैं। कंसीडर a नॉट x की पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट अप टू प्लस an माइनस 1x प्लस an इक्वल टू 0, a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ये n डिग्री की एक इक्वेशन है। हमने मान लिया कि भाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n इसके n रूट्स हैं, क्योंकि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है मैक्सिमम उसके उतने ही रूट होते हैं। अगर उससे एक भी ज्यादा हो गया तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाती है। आइडेंटिटी का मतलब आपको पता है कि सारे कोएफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे। तो इसके n रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, सिग्मा अल्फा i इक्वल टू 1 टू n, ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, जैसे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में लिखते थे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 की पावर 1 a1 बाई a नॉट। अब आप सोच रहे हो मैंने माइनस 1 की पावर 1 क्यों लिखा, तो उसका कारण आपको अभी समझ में आ जाएगा। जब मैं 2 3 लिखूंगा ना, वैसे तो माइनस a नॉट a1 बाई a नॉट ही लिखना था, लेकिन एक्चुअली ये एक पैटर्न को फॉलो करेगा, वही समझना है आपको। फिर मैंने लिखा सिग्मा, एक्चुअली अगर स्पेसिफिक समझे तो डबल सिग्मा आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं आपको एक सिग्मा से चला लेता हूँ। सिग्मा अल्फा i अल्फा j, और अल्फा इज नॉट सॉरी i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू j, डबल ही लगाना पड़ेगा, एक्चुअली जो सही सिंबल है वो यूज करना चाहिए। और i और j की वैल्यू 1 से लेके n तक जा सकती है। इसको हम बोलते हैं सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो वो क्या आएगा a2 बाई a नॉट, तो माइनस 1 की पावर 2 a2 बाई a नॉट। तो ये जो लिखा है ना माइनस 1 की पावर, ये एक्चुअली पावर बता रहा है सम ऑफ द रूट्स कितना एट ए टाइम। तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 1 एट ए टाइम, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। ओके, जब हम लिखेंगे सिग्मा, तो यहाँ ट्रिपल सिग्मा आएगा, i नॉट इक्वल टू j नॉट इक्वल टू k, और अल्फा i अल्फा j अल्फा k, तो ये आएगा माइनस 1 की पावर 3 a3 अपॉन a नॉट। इसी तरीके से जब हम n तक जाएंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा लास्ट में अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 डॉट डॉट अप टू अल्फा n। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस 1 की पावर n an बाई a नॉट, an by a naught. So this is the general relation between the
रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए जनरल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। इसका यूज हार्डली हम कहीं भी करते हैं, क्योंकि इसके जो पर्टिकुलर केसेस हैं जैसे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, बस वहां तक हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये बात पहली बार में थोड़ी कम समझ में भी आई हो तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, बाकी समझ में आ सकते हैं, बहुत आसानी है ये चीजें भी, है ना। तो बेटा ये जो है ना लेक्चर 2 का पार्ट 1 है। इस लेक्चर 2 के पार्ट 1 में हमने केवल थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है। इसके पार्ट 2 में हमने जो पूरी थ्योरी डिस्कस की है इसके ऊपर 8-10 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेंगे, जिससे आपको ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आप लोग इसमें पूरा कंफर्टेबल फील करो। ठीक है, थैंक यू।